everyone. This is your host and educator Suruchi welcoming you to this channel. We are on a journey of history chapter print culture and the modern world. Four classes are successfully uploaded belonging to the same chapter. This is class 5, part 5, the 19th century of print culture. I would suggest you to watch the previous 4 videos for better understanding of the chapter. In case you have missed, I am just giving you a reminder to watch the previous videos. So students, for today's class, the bullet points are the 19th century, children, women and workers, about Grimm brothers, women became readers as well as writers, lending libraries for workers, further innovations, mid-19th century power-driven cylindrical presses, 20th century electrically operated presses, new techniques of selling books, last is shilling series. So students, before starting the explanation, I always give you a reminder to have your NCERT book, pencil, pen or highlighter to highlight your own points for your better understanding. तो बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 5th पार्ट. होप आपने पहले के चारों पार्ट्स पढ़े होंगे, तब ये सीरीज और अच्छे से समझ में आएगी. आपको एक रिलेटिविटी बनी रहती है प्रीवियस पार्ट्स को पढ़ने से. चलिए पढ़ते हैं. अभी 19th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी का कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा. अब देखते हैं 19th सेंचुरी में क्या हुआ. द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लीप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप. ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट थी यूरोप की कि बहुत ऊंची छलांग लगाई यूरोप ने लिटरेसी में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी बढ़ती जा रही थी. पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 60 से 80% की लिटरेसी एवरेज बढ़ा था. इस बार और ज्यादा लिटरेसी बढ़ गई. bringing in large numbers of new readers among children, women and workers. अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे बच्चों को भी रीडर ग्रुप में शामिल किया गया और वर्कर्स को भी रीडर ग्रुप में शामिल किया गया. वुमेन ने रीडिंग में क्या इम्प्रूवमेंट किए रीडिंग फील्ड में. ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोर्शन 5.1 चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, यानी कि इन तीनों के लिए प्रिंट कल्चर ने क्या चेंजेस लाए. बच्चों पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं. ये जो 3 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, तो नीचे आप जो पैराग्राफ देख रहे हो, तो ये पहला और ये दूसरा पैराग्राफ डेडिकेटेड है चिल्ड्रन के लिए क्या किया गया प्रिंटिंग बुक्स के फील्ड में. फिर ये पैराग्राफ डेडिकेटेड है वुमेन के लिए, और इस पेज का लास्ट पैराग्राफ डेडिकेटेड है वर्कर्स और दूसरे लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रिंट ने क्या चीजें अवेलेबल कराई. ठीक है, ऐसे सेक्शनिंग करके पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है. चलिए पढ़ते हैं. As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. देखो पहले के टाइम में प्राइमरी एजुकेशन जैसा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता था, कंपल्सरी अरेंजमेंट तो नहीं था. और जो प्राइमरी एजुकेशन जैसी चीजें होती थी ना, वो कहीं एलीट क्लास में ही लोग अफोर्ड कर पाते थे. मगर 19th सेंचुरी आते आते प्राइमरी एजुकेशन बच्चों के लिए कंपलसरी हो गई. तो जब कंपलसरी हो गई तो बच्चे भी रीडर्स की एक कैटेगरी बन गए, यानी कि अब उनको भी बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए. प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री. जब से ये प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी हुई, तब से जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री, जो किताबें पब्लिश करने का पूरा एक इंडस्ट्री था, उसमें एक क्रिटिकल सिचुएशन खड़ी हो गई कि अब अचानक से उनको नए ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए बुक प्रिंट करनी है. वो ग्रुप ऑफ रीडर कौन है? चिल्ड्रन. ठीक है. और चिल्ड्रंस प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन was set up in France in 1857. फ्रांस ने केवल बच्चों के लिए 1857 में एक चिल्ड्रंस प्रेस डिवोट करी. ठीक है, यानी कि ये जो प्रेस होगी ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए किताबें प्रिंट करेगी, बच्चों का ही कंटेंट इनके पास होगा और बच्चों के लिए ही लिटरेचर को, किताबों को प्रिंट करेगी. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स
as well as old fairy tales and folk tales. अब ये जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्रेस थी ना, इसने नई चीजों को भी प्रिंट किया, नई पोएम्स हो गई, नई स्टोरीज हो गई, नए तरीके हो गए सब्जेक्ट्स को पढ़ने के, और पुरानी फेरी टेल्स और फोक टेल्स को भी प्रिंट करते थे, यानी कि बच्चों के लिए भी वैरायटी अवेलेबल थी बुक्स में रीडिंग के लिए। यहाँ पे बच्चों इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको ग्रिम ब्रदर्स का। इन पर एक शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, या वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन होता है, हु वर ग्रिम ब्रदर्स एंड व्हाट वाज देयर कंट्रीब्यूशन इन पब्लिशिंग बुक्स एंड पब्लिशिंग कंटेंट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंड ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। ग्रिम ब्रदर्स ये दो भाई थे जो जर्मनी के रहने वाले थे। ये घूम घूम के टहल टहल के हर किसी से, यानी कि पुरानी से पुरानी कहानियां जो बच्चों को सुनाने लायक है, पीजेंट्स से भी कलेक्ट करते थे फोक टेल्स को, ट्रेडिशनल कहानियों को कंपाइल करते थे, यानी इकट्ठा करते थे। किस लिए? ताकि पुरानी से पुरानी कहानी बच्चों तक पहुंचाई जा सके। जैसे आज की डेट में भी आपने सुन रखा होगा कि पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है, फीबल सुनते हैं आप। इसमें एक बड़ी ही फेमस कहानी है, ये भी सभी बच्चों ने सुन रखी होगी, रैबिट और टॉर्टोइज वाली, है ना। पोएम्स में कुछ खास पोएम्स है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो गई, हिंदी की बहुत सारी चंदा मामा दूर के। तो अब देखो ना, ये कितनी सालों पुरानी ये पोएम्स है, स्टोरीज हैं, बट आज भी हम लोगों को सुनाई जाती हैं, या बच्चे, नई जनरेशन के भी बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई तो इनको कलेक्ट करके रखता ही था। तो शुरुआती दौर में जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स ने पुरानी से पुरानी ट्रेडिशनल फोक टेल्स को गैदर किया और कंपाइल किया। व्हाट दे कलेक्टेड, जो कुछ भी कलेक्ट करते थे उनको एडिट भी करते थे, मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते थे। बिफोर द स्टोरीज वर पब्लिश्ड इन अ कलेक्शन इन 1812। पहली बार 1812 में प्रिंट होने से पहले जितनी कहानियां कलेक्ट करी थी, उनमें कुछ ना कुछ एडिट किया था। जैसे कुछ भाषा को एडिट करना, कुछ कठिन शब्दों को सरल बना करके, ताकि बच्चे आराम से समझ सके। ठीक है, तो पब्लिश करने से पहले वो उन फोक टेल्स को थोड़ा सा एडिट भी करते थे। एनीथिंग क्या क्या चीजें एडिट करनी पड़ती थी? एनीथिंग दैट वाज कंसीडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन और वुड अपीयर वल्गर टू द एलिट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन। ठीक है, कोई ऐसी चीज है कहानियों में जो बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है सुनना या जानना, या एलीट क्लासेस को, सभ्य समाज में उसको थोड़ा वल्गर और खराब बोला जाएगा, तो ऐसी चीजें बच्चों के पब्लिशिंग वर्जन में नहीं प्रिंट करी जाती, उन्हें एडिट कर देते थे। रूरल फोक टेल्स thus acquired a new form। तो जो बच्चों के लिए रूरल फोक टेल्स, यानी गांव देहात की लोक कथाएं की प्रिंट की जाती थी, उनको थोड़ा सा नया वर्जन दिया जाता था, नया तरीके से उनको लिखा जाता था, ताकि बच्चों के लिए वो सुनना, समझना और फॉलो करना आसान हो। इन दिस वे प्रिंट रिकॉर्डेड ओल्ड टेल्स बट ऑल्सो चेंज देम। प्रिंट ने पुरानी कहानियों को पिक तो किया प्रिंट करने के लिए, ठीक है, मगर उनको थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया गया, उनके वर्जन को बदला गया। होप आपको ये चिल्ड्रन वाला पैराग्राफ दोनों समझ में आ गए होंगे। अब जो पैराग्राफ है दैट इज डेडिकेटेड टू वुमेन। आपने पहले भी पढ़ा है कि वुमेन अच्छी रीडर हुआ करती थी, एलीट क्लास की वुमेन बहुत ज्यादा पढ़ने की शौकीन थी, किताबों को फ्लॉन्ट करती थी। अब ये पैराग्राफ आपसे बता रहा है वुमेन बिकेम इम्पोर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर। यानी वुमेन रीडर तो इम्पोर्टेंट थी, अब वो राइटर भी होने लग गई, यानी उनमें भी लिखने का जो स्किल था वो डेवलप हो चुका था, वो राइटिंग भी करती थी। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मेंट फॉर वुमेन, as were manuals teaching proper behaviors and housekeeping। पेनी चैप बुक्स हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था ना, तो पेनी में मिलने वाली मैगजीन्स, यानी सस्ती से सस्ती किताबें जो वुमेन के लिए बनाई जाती थी स्पेशली, उनमें क्या क्या चीजें होती थी जिसको वो पढ़ना पसंद करती थी। जैसे उनको प्रॉपर बिहेवियर सिखाना, उन किताबों में प्रिंट होता था, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली एज अ लेडी, घर की देखभाल कैसे करें एज अ लेडी। ठीक है, तो पहले वुमेन में फेमस टॉपिक्स यही हुआ करते थे जिनको लेडीज पढ़ना बहुत पसंद करती थी। व्हेन, अच्छा, अगर वो पढ़ना पसंद करती है, यानी कि
लेडीज के एटिकेट्स को तो लेडीज ही बेहतर समझ सकती हैं, तो अब लेडीज ने यानी वुमेन ने लिखना भी शुरू कर दिया। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers. जब नॉवेल लिखने का जमाना आया 19th सेंचुरी में, जब नॉवेल्स लिखी जाने लगी, तो वुमेन को नॉवेल्स पढ़ने में भी बहुत मजा आता था क्योंकि उनके पास लेजर टाइम होता था। तो वुमेन नॉवेल्स की एक इम्पॉर्टेंट रीडर बन गई। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट वर वुमेन। और उस टाइम में भी कुछ वुमेन ऐसी थी जो बेस्ट नॉवेलिस्ट बनी, अपनी नॉवेल्स भी उन्होंने लिखी, स्टोरीज बनाई। जैसे कि फेमस नॉवेलिस्ट, तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। फेमस नॉवेलिस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ 19th सेंचुरी, तो जेन ऑस्टन, द ब्रोनेट सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ठीक है। ये सब नाम आप याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं। देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पोर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन। अब देखो, वुमेन जो अभी तक घरेलू और हाउस कीपिंग का हिस्सा थी, पढ़ने लिखने से इनका चीजों को लेकर, जिंदगी को लेकर, दुनिया को लेकर नजरिया जो बदला, तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स के जरिए एक नए तरह की औरत को डिफाइन करना शुरू किया कि औरत ये भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अ पर्सन विद विल। एक ऐसी औरत सिर्फ औरत नहीं है, औरत एक इंसान है, एक व्यक्ति है जिसकी अपनी इच्छा भी होती है। विल का मतलब होता है अपनी इच्छा होना। स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, औरत में अपनी पर्सनालिटी की भी स्ट्रेंथ है, ताकत है, डिटर्मिनेशन है, एंड द पावर टू थिंक। लेडीज में भी सोचने समझने की पावर है, ठीक है। तो अभी तक जो एक वुमेन के लिए ढर्रा चला आ रहा था कि लेडीज वर सपोज टू do household works, bringing the children up, and they were traditionally treated as weak and just household type of lady. मगर इन राइटिंग्स और इन पढ़ने लिखने और नॉवेल्स की बदौलत बहुत सी राइटर्स ने वुमेन की एक नई डेफिनेशन दी कि वुमेन सिर्फ एक वुमेन नहीं है, शी इज ऑल्सो अ पर्सन विद विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। वो भी सोच समझ सकती है, उसकी भी अपनी कुछ चॉइसेस हैं, उसकी भी अपनी मजबूत पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये पैराग्राफ डेडिकेटेड था वुमेन को, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है लेंडिंग लाइब्रेरीज। अब देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वर्कर्स के लिए, यानी कि जो लोग किताबें खरीदना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, बहुत मिनिमम उनकी इनकम है, क्या उनको भी किताबों से और रीडिंग से जोड़ा गया? हाँ, उनके लिए अलग अरेंजमेंट्स किए गए। Lending libraries had been in existence from the 17th century onwards. अब ये लेंडिंग लाइब्रेरीज क्या होती है, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। लाइब्रेरी सब लोग जानते हो गए ना, जहाँ पे किताबें ही किताबें इकट्ठी होती हैं हर टॉपिक पर, संग्रहालय जैसा होता है किताबों का, ठीक है। लेंडिंग का मतलब है ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पे किताबें आप उधार ले जाके घर पे पढ़ सकते हो या वहीं बैठ के पढ़ सकते हो। पढ़ने का एक छोटा सा रेंट होता है, अगर घर ले जाते हो तो रेंट पड़ता है, वहीं बैठ के पढ़ते हो तो फ्री है। तो लेंडिंग का मतलब इसको आप उधार लेकर के पढ़ते हो। अच्छा, लेंडिंग लाइब्रेरीज का जो ट्रेंड था वो 17th सेंचुरी से चल रहा था। लोग आते थे लाइब्रेरीज में, बैठ के पढ़ते थे और टाइम यूटिलाइज करते थे। In the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white-collar workers, artisans, and lower middle-class people. देखो, इंग्लैंड ने ये जो लेंडिंग लाइब्रेरीज का ट्रेंड था, इसको कैसे बढ़िया से पुश दे दिया। क्या पुश दिया कि ये लाइब्रेरीज इतने ज्यादा फैशन में आ गई, लोगों के जो खरीद नहीं पा रहे हैं किताबें, पढ़ने का शौक उनको भी है। ये व्हाइट कॉलर वर्कर्स, नहीं, वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, सभ्य हैं, ठीक है, ऐसे वर्कर्स को एजुकेट करने के लिए, आर्टिसंस और लोअर मिडिल क्लास लोगों को एजुकेट करने का एक हब बन गया ये लेंडिंग लाइब्रेरी, ठीक है। देखा जाए तो ये लेंडिंग लाइब्रेरीज का रोल कितना अच्छा है। आप फ्री हैं, कोई और डिस्ट्रैक्शन में पढ़ने से बेहतर है कि आप लाइब्रेरी जाएं, वहाँ बुक उठाएं और अपने फ्री टाइम में आप पढ़ें बैठ के। देखो, दुनिया ने ऐसे ही डेवलप किया है अच्छी किताबों को पढ़कर। अभी दुनिया का अच्छा डेवलपमेंट ना होने का रीजन कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग किताबों से दूर हो रहे हैं।
और सोशल मीडिया से ज्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। चलिए अच्छा पढ़ते हैं। समटाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ। ऐसा भी हुआ कि जिन्होंने खुद को खुद से ही पढ़ाया, जो सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास के लोग थे, उन्होंने भी लिखना चालू किया। मीन दे आल्सो बिकेम राइटर्स। After the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time for self-improvement and self-expression. अच्छा बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने 9th में पढ़ा था रशियन रेवोल्यूशन में कि वर्कर्स की भी रिवोल्ट करने की अपनी डिमांड थी। उन डिमांड्स में अगर आपको याद हो तो एक डिमांड ये भी थी कि वो चाहते थे कि उनके वर्किंग आवर्स कम किए जाए, है ना। तो वही एक बात यहाँ पे निकल के आ रही है। जब से उनके वर्किंग डे कम किए गए, वर्किंग टाइम कम किया गया मिड 19th सेंचुरी में, तब से उन्होंने उस बचे हुए समय का सही इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ एक्सप्रेशन। खुद को इम्प्रूव किया, खुद को एक्सप्रेस किया लिखकर। इम्प्रूव भी पढ़कर किया और एक्सप्रेस लिखकर। दे रोट पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स एंड ऑटोबायोग्राफीज इन लार्ज नंबर्स। ज्यादातर जो वर्किंग क्लास के लोग थे ये पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स लिखते थे या ऑटोबायोग्राफीज लिखा करते थे। होप आपको तीनों टॉपिक समझ में आ गए हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.2 फर्दर इनोवेशन। और क्या क्या नई चीजें राइटिंग में, प्रिंटिंग में और ये जो प्रिंटिंग प्रेसेस, इनमें क्या नए इनोवेशन। ठीक है। बाय द लेट 18th century द प्रेस केम टू बी मेड आउट ऑफ मेटल। अभी जो 18th सेंचुरी के आसपास का टाइम पढ़ा था ना, तो प्रेस कैसी बन गई थी? मेटल की बनने लग गई थी। थ्रू द 19th century there were a series of further innovations in printing technology. 19th सेंचुरी आते आते इसमें बहुत सारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज में इनोवेशन हो गए, नई नई चीजें आके जुड़ गई। जो पहली चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? नया इनोवेशन जो हुआ by the mid 19th century, Richard M. Howe of New York had perfected the power-driven cylindrical press. ठीक है। पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस जो नई बनाई मिड 19th सेंचुरी में, किसने बनाई? रिचर्ड एम हो, जो कि न्यूयॉर्क को बिलोंग करते थे। ठीक है। अभी आपका वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, हु परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस? तो आंसर आपका नाम लिखा हुआ है सामने। ठीक है। अब जब ये पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेसेस बन गई, दिस वाज केपेबल, तो आप समझ सकते हो कि इसकी कैपेसिटी प्रिंट करने की ज्यादा होगी। दिस वाज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट्स पर आवर। ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी क्या थी? 8000 पर शीट्स पर आवर ये मशीन, ये प्रेस प्रिंट कर सकती। दिस प्रेस वाज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स। सिलेंड्रिकल था तो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आराम से इसमें प्रिंट हो जाते थे। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print to 6 colors at a time. अब यहाँ पे कलर्स भी ऐड होने लगे। लेट 19th सेंचुरी में पहले तो केवल ब्लैक इंक ही यूज होती थी, अब कलर प्रिंटिंग भी आप कर सकते थे। एक समय में 6 रंगों का इस्तेमाल होना शुरू हो। फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th century, 20th century आते आते और नई चीज जुड़ गई। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेसेस एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन। अब इलेक्ट्रिकल यानी बिजली से चलने वाली जो भी ऑपरेटिंग मशीन्स थी, प्रेसेस थी, उन्होंने प्रिंट को और एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया। अ सीरीज ऑफ अदर डेवलपमेंट्स फॉलोड। भाई जब जैसे ही इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन्स आई, प्रेसेस आई, तो और सारे डेवलपमेंट्स भी होने लगे। कैसे डेवलपमेंट्स? मेथड ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव। कागज को यानी पेपर को कैसे मशीन में फीड करना है, पहले तो सब चीजें मैनुअली की जाती थी, हाथों से की जाती थी। फिर धीरे धीरे इन सब चीजों में भी थोड़ा मैकेनिज्म बढ़ गया। फीडिंग पेपर इम्प्रूव किया गया, कैसे पेपर को फीड करना है, मशीन में लगाना है। द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकेम बेटर। प्लेट्स की क्वालिटी बेटर करी गई। ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस्ड। कितनी नई चीजें इंट्रोड्यूस हो गई। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि 20th सेंचुरी में जब से इलेक्ट्रिक
ऑपरेटेड प्रेसेस आई तो क्या नई चीजें इम्प्रूव हुई? पेपर फीडिंग का तरीका इम्प्रूव हुआ, क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बेहतर हो गई, ऑटोमेटिक पेपर रील्स अटैच हो गई, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स आ गए ताकि वो कलर को रजिस्टर कर सके। ठीक है, ये जो भी ऊपर पढ़ा ना 6 कलर्स आ सकते थे प्रिंटिंग में, तो कलर को भी रजिस्टर कर सके इसके लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स को इंट्रोड्यूस किया। होप आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। The accumulation of severe individual mechanical improvements transform the appearance of printed text। ये तो होना ही था कि ये जो बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं इंडिविजुअली, इन्होंने प्रिंटेड टेक्स्ट की अपीयरेंस ही बदल दी। प्रिंट होने का तरीका शुरू शुरू में याद करो, मैंने बताया था कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लगभग हाथों जैसी ही दिखाई देती थी कि मैन्युस्क्रिप्ट ही है, मगर अभी प्रिंट का जो टेक्स्ट था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब देखते हैं कि जो ये प्रिंटर्स थे, पब्लिशर्स थे, उन्होंने क्या नई टेक्निक्स अपनाई कि उनकी किताबें हमेशा अच्छे से बिकती रहे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था ना पेनी चैप बुक्स, बिलियोथिकल ब्लू। अब देखते हैं समय बदला तो क्या बदला। Printers and publishers continuously develop new strategies to sell their product। डेफिनेट सी बात है, नए नए तरीके अपनाते थे, नई नई स्ट्रैटेजीज बनाते थे ताकि उनकी किताबें और उनके जो ये प्रोडक्ट्स हैं प्रिंटेड, ये ज्यादा से ज्यादा बिक सके। 19th century periodicals serialized important novels which gave birth to a particular way of writing novels। ठीक है, 19th century में जो पीरियोडिकल्स बनते थे उनको एक सीरियल बनाया गया इम्पोर्टेंट नॉवेल्स का। पहले क्या होता था, किस साल में कौन सी नॉवेल आई, फिर किस साल में कौन सी आई, एक सीरियल से वो प्रिंट होती थी, जहां से एक पर्टिकुलर वे ऑफ राइटिंग नॉवेल्स आने लग गए। जैसे अभी देखते हो ना, फिल्मों का पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, तो ऐसे नॉवेल्स में भी होने लगा। पार्ट 1 आ रहा है, पार्ट 2 आ रहा है, तो लोगों का इंटरेस्ट बना रहता था कि अच्छा इसके इस स्टोरी में यहाँ के बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट नॉवल में पता चलेगा। ठीक है। In the 1920s in England, popular works were sold in cheap series called the shilling series। अब यहाँ पे आप नया वर्ड पढ़ रहे हैं, शिलिंग सीरीज। एक शिलिंग में मिलने वाली छोटी छोटी किताबें, सस्ती किताबें। तो 1920s के टाइम में इंग्लैंड में ऐसे किताबें, स्टोरी वाली किताबें, नॉवेल्स के छोटे छोटे हिस्से चीप सीरीज में बिकती थी, जिनको बोलते थे शिलिंग सीरीज। The dust cover or the book jacket is also a 20th century innovation। आप देखते हो ना, अभी बुक्स के ऊपर डस्ट कवर होता है, बुक का जैकेट होता है, यानी कि एक जिसको कहते हैं ना, बुक की एक जिल्द होती है ऊपर, हार्ड पेपर। ये भी 20th सेंचुरी में इनोवेट हुआ। कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जिसको बुक के ऊपर के कवर को देख के लोग बुक खरीदते, समझ में आ जाए क्या है इसमें। With the onset of the Great Depression in 1920s, publishers feared a decline in book purchases। 1930s में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ग्रेट डिप्रेशन हुआ था यूएसए में। अब सारे जितने पब्लिशर थे, प्रिंटर्स थे, सब डर गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए बुक की परचेजिंग डिक्लाइन हो जाए। टू सस्टेन बाइंग, अपनी खरीद को कंटिन्यू रखने के लिए, दे ब्रॉट आउट चीप पेपर बैक एडिशन। उन्होंने अपनी किताबों को बिकने से मतलब वो लगातार बिकती रहे, इसके लिए उन्होंने अपने पेपर की क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर दिया ताकि वो किताबें सस्ती मिले और हमेशा लोग उन्हें खरीदते। अच्छा देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, एडवर्टाइजमेंट्स एट रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड, है ना। तो कितनी ज्यादा प्रिंटिंग उस समय बढ़ चुकी थी कि आप एडवर्टाइजमेंट इतने सारे लगे हुए हैं आते जाते सड़कों पर, प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा यहाँ पे हम लोग का ये 5th पार्ट कंप्लीट होता है और नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिसको डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है